Good evening, students. So, this is our lecture number 18th on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कशन चालू की थी कि क्या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। क्या क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। ये हमारी डिस्कशन थी लास्ट लेक्चर में। हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सेक्शन 154 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है एवरी इंफॉर्मेशन। तो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन इज विल ऑल्सो फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, उसको एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब पुलिस ऑफिसर कोई क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन से सपोज क्या हुआ कि किसी ने कोई मर्डर होते हुए देखा, उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कॉल किया, पुलिस ऑफिसर स्पॉट ऑफ क्राइम पे गए। ठीक है, किसी ने पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ पर मर्डर कमिट हो गया, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी तो एक तरीके की इंफॉर्मेशन ही है जिसको एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को आप एज एन एफआईआर रजिस्टर कर दो, आपको ये नहीं पता कि मर्डर किसका हुआ है, आपको ये नहीं पता कि मर्डर की लोकेशन जो है वो वहीं पे मर्डर कमिट हुआ है कि किसी ने बस मर्डर कमिट करके बॉडी को वहाँ पे फेंक दिया है, आपको कुछ भी नहीं पता मर्डर के बारे में। आपको बस एक क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन मिली, एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर किसी की बॉडी पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर शायद मर्डर हुआ है, तो आप प्लीज़ आके यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो हमने ये तो अब जो ये क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिल रही है, इसको एज एन एफआईआर तो रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को जनरली एफआईआर के रूप में रजिस्टर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि एफआईआर की एक कोरॉबरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो एफआईआर रिपोर्ट होती है उसको एट द टाइम ऑफ ट्रायल एक एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो जनरली पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, वो स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाते हैं, जहाँ से जिस जगह की उनको जानकारी मिली है जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, एंड वहाँ पर जाके वो इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं जनरल डायरी में। जनरल डायरी की पावर उनको कहाँ से मिलती है? सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। ये याद है ना आपको? मैंने जब ललिता कुमारी केस पढ़ाया था तो उसमें बताया था। ठीक है, सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट 1861, ये हमने पढ़ा था ना अच्छे से। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एफआईआर जो एक रिपोर्ट होती है, इसकी एक कोरॉबरेटिव एविडेंशियरी वैल्यू होती है एट द टाइम ऑफ ट्रायल। मतलब ट्रायल में आप इसको एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो। अब अगर पुलिस ऑफिसर ने एक क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को, जो कि इनकम्प्लीट होती है, उसको रजिस्टर कर लिया, और क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू की। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर उन्होंने सारे के सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। ठीक है, और साथ ही साथ एविडेंसेस कलेक्ट करने के साथ साथ उन्होंने जितने भी विटनेसेस थे जिन्होंने क्राइम कमिट होते हुए देखा, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर जिन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करती है, ये स्टेटमेंट की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 160, 161 एंड 162। अगर इन तीनों को आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनकी कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। तो आपने क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन जिसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, उसमें आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दी, और अब आप उसको अगर जाओगे लेके ट्रायल के टाइम पे, तो आपका तो केस तुरंत ही वीक हो जाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्यूजेशंस को प्रूव कर पाना। ठीक है, इसीलिए जनरली हम क्या करते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं कि क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एफआईआर के फॉर्म में रजिस्टर नहीं करते हैं, वो उसको जनरल डायरी में पहले नोट डाउन करते हैं, फिर स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाते हैं, वहाँ पर वो कोई विटनेस ढूंढते हैं। ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेंट ढूंढते हैं, और अगर उनको कोई ऐसा कोई विटनेस या इन्फॉर्मेंट नहीं मिलता है तो सेक्शन 157 के अंदर द पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ कैन बी एन इन्फॉर्मेंट।
ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था अच्छे से। तो आज अपने इस लेक्चर में हम लोग 2 केस लॉज डिस्कस करेंगे। एक स्वराजित सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 सुप्रीम कोर्ट, एंड द अदर इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस सैमुअल। ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। आई गेस इट केम इन 1960, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं पता है। ठीक है, तो बिफोर हम लोग केस के फैक्ट्स के ऊपर बढ़ें, फैक्ट्स को समझना शुरू करें, एक बार हम लोग ना सेक्शन 160, 161 और 162 को ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोलता है सेक्शन 160? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। सबसेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend as so required। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 160 जो है ये पुलिस ऑफिसर के पावर की बात करता है कि वो किसी को भी बुला सकते हैं एज एन विटनेस। मतलब उनको लगता है कि अगर इस बंदे का क्राइम से कोई नाता है, मतलब इसने देखा है क्राइम को कमिट होते हुए। ठीक है, मतलब सपोज वहाँ पे अगल बगल कोई शॉपकीपर था जहाँ पे क्राइम हो रहा था, तो वो विटनेस हुआ। अब पुलिस ऑफिसर के पास सेक्शन 160 के अंदर ये पावर है कि वो विटनेस को बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन में। ठीक है, बाई अ रिटन ऑर्डर। याद रखिए, रिटन ऑर्डर देना पड़ता है उनको इसके लिए, बाय ऑर्डर इन राइटिंग। अब सेक्शन 161 क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर or any police officer not below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। अब सेक्शन 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास जो उन्होंने सेक्शन 160 के अंदर जितने भी विटनेसेस को बुलाया है उनको एग्जामिनेशन करने की पावर है। ठीक है, मतलब बेसिकली उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की पावर है अंडर सेक्शन 161। ठीक है, अब एक बार सेक्शन 162 पे आते हैं। इसका सब सेक्शन 3 नहीं है इसमें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि द पुलिस ऑफिसर हैव द पावर ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो एक बार खोल लीजिए सेक्शन 161 सब सेक्शन 3, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, तो आपका 161 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? द पुलिस ऑफिसर मे reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records। मतलब 160 के अंदर आप विटनेसेस को बुला सकते हो, 161 के अंदर आप उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट कैन बी reduced into writing। ठीक है, अब एक बार आ जाते हैं सेक्शन 162 के ऊपर। स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। सबसेक्शन 1, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। अगर आप ऊपर समझ लें तो इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे विटनेसेस को समन कर रही है और उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रही है। ठीक है, तो नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ reduced टू राइटिंग, मतलब यहाँ पे सेक्शन 161 की बात हो रही है, बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन अ पुलिस डायरी, जनरल डायरी की बात हो रही है, और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। देखिए यहाँ पे लिखा है सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made। तो सेक्शन 162 सब सेक्शन 1 यही कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 161 के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस किया है तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार के इंक्वायरी या फिर ट्रायल में यूज़ नहीं किया जा सकता।
ठीक है, मतलब उनको एज एन एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। इसका रीजनिंग क्या था कि जो प्रोसिक्यूट करता है वो स्टेट होता है, एंड द पुलिस ऑफिसर इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। एग्जीक्यूटिव मशीनरी का पार्ट होता है पुलिस ऑफिसर, स्टेट का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस ही एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, पुलिस ही ट्रायल में जाके उन एविडेंसेस को फर्निश कर दे रही है। तो ऑफकोर्स उन्होंने जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट किए होंगे ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो सारे के सारे जो एविडेंसेस हैं, जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो तो उसी प्रकार के होंगे ना जिससे कि जो एक्यूज्ड है उसका केस वीक हो सके। तो यहाँ पर एक तरीके का सेक्शन 162 सब सेक्शन 1 के अंदर एक तरीके का लिमिटेशन सेट किया गया है पुलिस ऑफिसर पे, मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, उनको ड्यूरिंग द इंक्वायरी या फिर ट्रायल यूज़ नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना 160, 161 और 162। 160 में पुलिस ऑफिसर की पावर विटनेसेस को बुलाने की, 161 में उनका एग्जामिनेशन करके उनके स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस करने की, ठीक है। और 162 क्या कहता है कि जो भी आपने स्टेटमेंट राइटिंग में रिड्यूस किया है उसको आप किसी भी प्रकार के इंक्वायरी या फिर ट्रायल में यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? अब केस लॉ की तरफ आगे बढ़े, चलिए। तो हमारा जो पहला केस है ये है सुराजी सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आइए सुराजी सरकार केस के पहले फैक्ट्स को समझते हैं ताकि आपको जजमेंट समझने में आसानी हो। तो फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि ए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सुराजी सरकार। तो फैक्ट्स कुछ इस प्रकार के हैं कि एक बंदा है ए, ठीक है, जो बी का बेटा है, ठीक है। ए जो है वो बी का बेटा है। ए को एक कॉल आता है कि आपके पिताजी का XYZ प्लेस पर मर्डर हो गया है, ठीक है। बेटा जब ये न्यूज़ सुनता है वो घबरा जाता है। घबराते ही वो तुरंत XYZ लोकेशन पे जाता है। XYZ लोकेशन पे पहुंच के वो देखता है कि उसके पिताजी मृत पड़े हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी है, ठीक है। उसी भीड़ में कोई इंसान ए को ये सलाह देता है कि तुम तुरंत ही पुलिस में एक कंप्लेंट लॉन्च करो, ठीक है। ए जो कि घबराया होता है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो तुरंत भागा भागा जाता है और एक रिटन कंप्लेंट लिखता है टू द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। आपको याद है ना ये चीज़ कि पुलिस ऑफिसर को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो ईदर इनटू राइटिंग या फिर ओरली, और अगर ओरली दी गई है तो उसको राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा। तो यहां पर ए वापस भागता है घर पे और वहां पर एक रिटन कंप्लेंट लिखना शुरू कर देता है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। ए घर जाता है और वहां पे एक रिटन कंप्लेंट लिखना शुरू कर देता है। इसी बीच ए को पता चलता है कि XYZ प्लेस जहां पर ए के पिताजी बी का मर्डर हुआ था वहां पर पुलिस आ गई है। जहां पे उसके पिताजी का मर्डर हुआ था वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो किसी ने पुलिस को कॉल करके बुला दिया, ठीक है। अब पुलिस वहां पर आई, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करना शुरू किया। ए भी उस जगह पे चला गया। जैसे उसको पता चला ना कि पुलिस ऑफिसर आई हुई है, मतलब पुलिस आई हुई है, वहां पे वो चला जाता है प्लेस ऑफ अकरेंस पे, ठीक है। ए भी भागा भागा प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाता है और वहां पर ए के सामने ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। बी ने जो घड़ी पहनी थी, बी ने जो भी मतलब सामान रखे थे अपने पास, उन सबको जब्त कर लेती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो सपोज जो मर्डर हुआ था, इट्स हाइपोथेटिकली, इट्स नॉट द एग्जैक्ट डेट, सपोज जो मर्डर हुआ था वो हुआ था 19 अक्टूबर को, ठीक है। और 19 अक्टूबर को जब मर्डर हुआ था उसके कुछ देर बाद ही पुलिस को किसी ने कॉल कर दिया, ठीक है। ए ने जो कंप्लेंट लॉन्च की थी, जो FIR लॉन्च की थी, वो की थी 20 अक्टूबर को, ठीक है। 19 अक्टूबर को पुलिस ऑफिसर को कॉल आया। पुलिस ऑफिसर स्पॉट ऑफ क्राइम पे गए, जहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस है क्राइम का, वहाँ पे गए और 20 अक्टूबर को ए ने कंप्लेंट लॉन्च कर दिया। क्लियर है आपको ये चीज़? अब जब मैटर ट्रायल कोर्ट में गया, ठीक है, जब मैटर ट्रायल कोर्ट में गया तो जो डिफेंस थे, डिफेंस मतलब कौन, जो एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया
उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि 20 तारीख को जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि 19 अक्टूबर को पुलिस ऑफिसर को एक फ़ोन कॉल आया था जो भले ही क्रिप्टिक इन नेचर है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने 19 अक्टूबर को जो उनको कॉल रिसीव हुआ था उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन, एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। इसका मतलब जो टेलीफोनिक इंटीमेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया था दैट शुड बी डीम्ड टू बी एन एफआईआर। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस ने ये आर्ग्यूमेंट पेश किया कि जो पुलिस ऑफिसर को 19 को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन गई थी दैट शुड बी डीम्ड टू बी एज एन एफआईआर, ना कि जो 20 को एफआईआर लॉन्च किया गया बाय ए। अब इससे दिक्कत क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट प्रूव हो जाए कि 19 को एफआईआर रजिस्टर हो गई थी, ठीक है, ना कि 20 को, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में तो कुछ पता ही नहीं है कि एक्यूज्ड कौन है, मर्डर किस वेपन से हुआ है, मर्डर किसने किया है, उसी स्पॉट पे मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफआईआर जो कि एक पीस ऑफ एविडेंस है उसको प्रोसिक्यूशन यूज ही नहीं कर पाएगा। नो यूज ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज? हाँ, तो यहाँ पे जो डिफेंस था ना वो यही चीज़ प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था कि जो 19 को पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी गई थी वही एफआईआर है, ना कि 20 वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह का क्या क्या डिसीजन था। सो द प्रिंसिपल इशू बिफोर द कोर्ट इज वेदर अ क्रिप्टिक टेलीफोनिक इंटीमेशन गिवन टू द पुलिस इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए एफआईआर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी 1973। जो डिफेंस है वो तो यही प्रूफ करना चाह रहे थे ना कि जो टेलीफोनिक इंटीमेशन दी गई थी पुलिस ऑफिसर को वही एफआईआर थी। ठीक है, बी द डिफेंस कंटेंडेड दैट द टेलीफोनिक इंटीमेशन गिवन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज द एफआईआर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द कोड, ठीक है, ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कंसिक्वेंटली the complaint lodged by A would not be the FIR and contents thereof would be hit by section 162 of CRPC। तो यहाँ पर इनका आर्ग्यूमेंट क्या था मैं समझाता हूँ। इन्होंने बोला कि सेक्शन 150 जो टेलीफोनिक इंटीमेशन दिया गया था TI, ठीक है, दैट वॉज रजिस्टर्ड एज एन FIR अंडर सेक्शन 154। अब पुलिस ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू की, तो उसके बाद 20 तारीख को जो कंप्लेंट लेके ए गया दैट वुड बी हिट बाय सेक्शन 162। हमने पढ़ा था ना सेक्शन 162, यहाँ पे क्या बोलता है, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी? बिल्कुल, तो उन्होंने यही कहा कि इन्वेस्टिगेशन तो चालू हो गई थी। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टेटमेंट जो किसी विटनेस ने या किसी इंफॉर्मेंट ने दिया है दैट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, तो उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट पेश किया कि यहाँ पर जो ए ने कंप्लेंट लॉन्च किया था वो सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के द्वारा हिट हो जाएगा और उसके जितने भी कंटेंट है कंप्लेंट के उसको आप एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, बोथ ट्रायल कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रिजेक्टेड द कंटेंशन ऑफ डिफेंस ऑन द ग्राउंड दैट द टेलीफोनिक मैसेज रिसीव फ्रॉम एन अननोन पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मर्डर ऑफ अनदर पर्सन वॉज क्रिप्टिक एंड एनोनिमस and the ingredients of section 154 of the code of criminal procedure were not made out, as such it could not be treated as an FIR। जो ट्रायल कोर्ट का ओपिनियन था, ठीक है, जिससे डिफेंस कहीं ना कहीं खुश नहीं था और वो मैटर अपील में चला गया। ठीक है, फिर जो हाई कोर्ट ने अपना कंटेंशन, जो अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, जो जजमेंट दिया, इट वॉज एग्जैक्टली द सेम। दोनों ने सेम ओपिनियन सामने रखा था कि जो टेलीफोनिक मैसेज पुलिस ऑफिसर ने रिसीव किया था एक अननोन पर्सन से मर्डर के बारे में, ये क्रिप्टिक और एनोनिमस था। अब क्रिप्टिक और एनोनिमस होने की वजह से जो सेक्शन 154 के इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं आपको याद होगा, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, रुकिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, रेड्यूस टू राइटिंग एज A4 सेड, ये तो यहाँ पे कंप्लाई हुआ ही नहीं, और साथ ही साथ शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। क्या जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है क्या उसको साइन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो सब्सटेंस था
उसको एफआईआर बुक में भी तो रजिस्टर नहीं किया गया। पुलिस ऑफिसर को कॉल आया था, सो दे वेंट टू द स्पॉट ऑफ क्राइम, ठीक है। वहाँ पर जाके उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको जनरल डायरी में नोट किया, ठीक है। दे वेंट टू द स्पॉट, और वहाँ पर उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी उसको उन्होंने जनरल डायरी में नोट किया, है कि नहीं। तो क्या यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर हो गई? नहीं हुई। तो यहाँ पर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने सेम ओपिनियन दिया। उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 154 में जो प्रोसीजरल फैक्ट्स है उनसे तो आपने कंप्लाई किया ही नहीं। आपने ना इन्फॉर्मेंट का सिग्नेचर लिया, ना आपने इन्फॉर्मेंट को रीड ओवर करके बताया कि तुमने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला, ऑफ द वर नॉट मेड आउट एज सच, इट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। डी, when the matter went before the Supreme Court via an appeal, the Supreme Court also rejected the contention of the defense and gave below mentioned justification for the same. Supreme Court ने भी जो स्टैंड हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने लिया था वही सेम स्टैंड लिया जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उन्होंने बोला, अ बेयर रीडिंग ऑफ सेक्शन 154 मेक्स इट क्लियर दैट इवन दो ओरल इंफॉर्मेशन गिवन टू एन ऑफिसर कैन बी ट्रीटेड एज एन एफआईआर। हमने पढ़ा था ना कि क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को एज एन एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है। येट सम प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़, क्या प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़? जो सेक्शन 154 की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ है कि आपको इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेंट को पढ़ के सुनाना है, साथ ही साथ उसका सिग्नेचर भी लेना है, आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। दे इंक्लूड reducing the information into writing and reading it over to the informant and obtaining his or her signature। मतलब कि जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो वहाँ पर कंप्लीट हुई ही नहीं थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि सेक्शन 154 के अंदर जो पुलिस को टेलीफोनिक इंटीमेशन दिया गया था उसको एज एन एफआईआर रजिस्टर कर लिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है, इन द केस ऑफ ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिसीव फ्रॉम एन अननोन पर्सन द क्वेश्चन ऑफ रीडिंग ओवर the information and taking signature does not arise, hence not fulfilling the requisite condition under section 154। same चीज। and last में, the object and purpose of a telephonic message is not to lodge FIR but a request to the officer in charge of the police station to reach the place of occurrence। जो टेलीफोनिक इंटीमेशन होती है उसका पर्पस क्या होता है कि आप चाहते हैं कि पुलिस ऑफिसर स्पॉट ऑफ क्राइम पर आए। अब वहाँ पर अगर उनको कोई विटनेस मिल जाए जो कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए रेडी है तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उनको ना मिले तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 157 वो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद खुद ही स्पॉट ऑफ क्राइम पे जाके खुद ही पुलिस स्टेशन जाके इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पुलिस ऑफिसर भी इन्फॉर्मेंट हो सकते हैं। क्लियर है? याद है ना आपको सेक्शन 157 की डिस्कशन जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी? तो आपको ये केस लॉ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस सैम्बल। यहाँ पे बस एक आपको हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन समझने की जरूरत है, इसके फैक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, इट वॉज ऑब्जर्व बाय द केरला हाई कोर्ट, if an unauthenticated, vague, loose, incomplete, cryptic information is registered as an FIR, then it will be easy for every practical joker to scribble a letter and put the criminal justice system into motion. Hence, cryptic information should not be treated as an FIR. यहाँ पर केरला हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर आप हर क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को जो कि वेग होता है, लूज होता है, इनकम्प्लीट होता है, अनऑथेंटिकेटेड होता है, ऐसी हर इन्फॉर्मेशन को अगर आप एफआईआर के फॉर्म में रजिस्टर करना शुरू कर दोगे तो कितना आसान नहीं हो जाएगा कि किसी भी बेवकूफ़ के लिए कोई भी आप पुलिस ऑफिसर को परेशान करना चाहता है तो कॉल करेगा, बोलेगा अरे देखिए यहाँ पे क्राइम हो गया है, जल्दी से आप एफआईआर रजिस्टर करिए। तो ऐसे सिचुएशन तो अराइज हो सकते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन अराइज ना हो इसीलिए केरला हाई कोर्ट का यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन था कि क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को एज एन एफआईआर ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों केस लॉज। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज आवर लेक्चर नंबर 18। टिल देन, थैंक यू सो मच।